गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जो आपके सवाल आए उसके बारे में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हमारा आज का पहला सवाल है कि मैम मेरी मदर को सर्वाइकल कैंसर है फर्स्ट स्टेज का, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुख का जो कैंसर होता है उसमें जनरली स्टेज 1 और स्टेज 2 बी तक के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सर्जरी जो रहता है वो बेटर ऑप्शन होता है। हालांकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें स्टेज 1 की बात की है, तो स्टेज 1 में भी सर्जरी एडवाइस की जाती है जिसे हम वर्धाइन्स रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। और इसका जो रिपोर्ट आता है हिस्टोपैथ के लिए यानी कि बायोप्सी भेजी जाती है पैथोलॉजी लैब में, और उसका जो रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हम आगे का उनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कुछ भी रिक्वायरमेंट है या नहीं है वह डिसीजन ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि बच्चेदानी का जो ऑपरेशन है वो कितनी उम्र तक किया जा सकता है? बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए स्पेसिफिक कोई ऐसी उम्र नहीं है कि यह उम्र तक ही आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अगर बच्चादानी में कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर जैसे आपको इस डायग्राम में मैं जैसे ये गर्भाशय यानी कि बच्चादानी है, ये गर्भाशय का मुख है, दोनों बाजू के ट्यूब्स है और दोनों बाजू के ओवरीज है। तो यदि जैसे अभी पहला क्वेश्चन था गर्भाशय के मुख का कैंसर है, तो ऐसी कोई बीमारी है कि जिसकी वजह से बच्चादानी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो बच्चादानी जो है उसके अंदर कोई पॉलिप है, फाइब्रॉइड्स है, उसका जो मिडल लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम है जिससे पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेड़ों के भाग में दर्द हो रहा है, तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है और उस वजह से अगर बच्चादानी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है। क्योंकि जैसे कोई महिला है जिसका फैमिली कंप्लीट हो चुका है और उसको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की समस्या है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसका जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को कभी भी बच्चादानी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि जिनका मेनोपॉज आ गया है, कि मासिक बंद हो गया है, उनकी उम्र फॉर एग्जांपल मोर देन 50 ईयर्स है, लेकिन मासिक बंद होने के बाद अगर उनको 3, 4, 5 साल के बाद मासिक फिर से शुरू हो जाता है, और जनरली ऐसे पेशेंट में गर्भाशय का जो कैंसर कहते हैं जिसे हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी हालांकि उनकी उम्र 55 है, 60 है या 70 है, लेकिन यह उम्र में भी हमको बच्चादानी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि इस उम्र तक ही बच्चादानी का ऑपरेशन कर सकते हैं। महिला की कोई भी उम्र है, कभी भी उनको अगर गर्भाशय के रिलेटेड कोई बड़ी ऐसी समस्या है कि जिसमें हमको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। अगला सवाल है कि मुझे बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, तो क्या मिरेना रखने से वो उसकी साइज़ कम हो सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर गर्भाशय में फाइब्रॉइड की समस्या है और मिरेना रखने से फाइब्रॉइड की साइज़ कम हो सकती है या नहीं है। सो मिरेना जो है वह एक मेडिकेटेड कॉपर टी है, और यह जो कॉपर टी है वो आपके जो ब्लड में प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वह स्मॉल अमाउंट में मिनिमम अमाउंट में उसको ब्लड में रिलीज़ करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के दौरान, या तो पेडू के भाग में दर्द हो रहा है, तो यह समस्या में आपको राहत मिल सकती है। और ज़्यादा चांसेस है कि जो दूसरे फाइब्रॉइड्स ग्रो करने वाले जो रहते हैं वह एक कंट्रोल आ जाता है, और काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो फाइब्रॉइड है उसकी साइज़ में भी हमको डिफरेंस दिखता है।
लेकिन मिरिना की वजह से फाइब्रॉइड्स रिजॉल्व नहीं होने वाले हैं। शायद उसकी साइज़ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मिरिना का मेन रोल जो है वो सिम्टोमेटिकली पेशेंट को राहत मिलती है। ओके, अगला सवाल है कि मुझे जब पीरियड आता है तब बहुत दर्द होता है और कुछ भी खाती हो तो वॉमिटिंग हो जाती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पीरियड्स आने के पहले या तो पीरियड्स शुरू होने के समय अगर किसी महिला को वॉमिटिंग, नौशिया ऐसी अगर फीलिंग आती है तो इसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। और यह जो PMS है जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट रहता है। उसी के साथ साथ उनको 3 मंथ्स का हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है और साथ ही में कुछ मल्टीविटामिन्स का भी कोर्स दिया जाता है। अगला सवाल है कि यूट्रस लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी के बाद 10 दिन के बाद नीचे बैठ के पूजा कर सकते या नहीं, और कर सकते हैं तो कितने घंटे तक? ऑपरेशन को कितना समय? 10 दिन के बाद। ऑपरेशन को 10 दिन का समय हुआ है तो आपको नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए। जनरली मेरे जो वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस बच्चादानी के ऊपर, उसमें भी मैंने समझाया हुआ है कि एटलीस्ट आपको 1.5 महीने तक यानी कि 6 हफ्ते तक यह जो परहेज हम बोलते हैं वह आपको ध्यान रखना है कि भारी सामान नहीं उठाना है, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है और आपको सर्दी, ज़ुकाम या तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो अगर आपको मंदिर में पूजा वगैरह करना है तो आप जैसे आप स्टूल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो या तो चेयर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको 10 दिन हुए हैं ऑपरेशन को तो आप जो भी चेयर वगैरह है वहाँ पे 10 से 15 मिनट बैठकर आपकी जो भी पूजा पाठ है वह कर सकते हैं। एक बार आपको 6 सप्ताह का समय निकल जाता है उसके बाद आप नीचे बैठकर आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आपका रूटीन रहेगा वह हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि मेरी एज 29 है, मेरा IVF एक बार फेल हुआ है, मेरा AMH 1.4 है, ओवरियन रिजर्व 3 या 4 है, तो क्या अब मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ? उम्र आपने बताया 29 है और AMH का वैल्यू 1.4 है। सो बेसिकली AMH जो है जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं और वह हमें बताता है कि ओवरी में अभी रिजर्व कितना है। अभी रिजर्व शायद कम है लेकिन क्वालिटी ऑफ द एग्स, तो एग्स की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेचुरली कंसीव हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जनरली हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है, हम ऑर्किड हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट्स हैं कि जिनका AMH वैल्यू लेस देन 1.5 रहता है उनके लिए IVF इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और इसीलिए IVF का ऑप्शन दिया जाता है कि नेचुरली जब भी आप प्लानिंग करते हो तो पर साइकिल या तो पर मंथ जो सक्सेस रेट होता है वो 5 to 7% होता है। लेकिन यदि आप वही मंथ में IVF करवाते हो तो IVF के जो सक्सेस रेट होते हैं वो वर्ल्ड ओवर इट इज़ 45 to 50%। सो IVF सजेस्ट करने का रीज़न एक ही है कि आपका जो समय है वो कट डाउन हो जाएगा। प्लस अगर आप नेचुरली प्लान करते हो तो जैसे अभी मैंने बताया कि सक्सेस रेट पर मंथ 5 to 7% होती है। सो अगर आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई किया तो आपके जो भी अच्छे क्वालिटी के जो एग्स रहेंगे वह ओव्यूलेशन होकर वेस्ट हो जाएंगे अगर आप कंसीव नहीं करते हो तो। सो IVF की वजह से क्या होगा कि जो भी अच्छे क्वालिटी के एग्स हैं, ऑब्वियसली IVF में हमारा टारगेट रहता है कि मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप हो। और अगर अपने पास पूल ऑफ एग्स हैं कि अगर 5 से 6 एग्स भी अगर मिल जाते हैं आपके तो उसमें से जो अच्छे क्वालिटी के एग्स या तो अच्छे क्वालिटी का जो एम्ब्रियो होगा उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है और इसकी वजह से आपके सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपका 1.4 AMH है तो आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हो। यस, आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हो लेकिन डिपेंड्स कि आपके सक्सेस रेट कि नेचुरली 5 to 7% चांसेस है और IVF में आपको 45 to 50% चांसेस है। सो अगर आपकी विश है तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर IVF। अगर आपको लगता है नेचुरली प्लान करना है तो यू कैन टेक अ टाइम ऑफ 2 to 3 months, उसमें आप नेचुरली कोशिश कीजिए। अगर नहीं रुकता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर IVF साइट। ओके, अगला सवाल है कि मेरे बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है और मुझे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है और अभी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, आपने मेंशन नहीं किया है कि आपको डायबिटीज़ या थायराइड या और कोई डिजीज़ वगैरह है या नहीं।
जनरली ऐसा हमने देखा है कि अगर महिला को डायबिटीज़ है या तो उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ऐसे पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी कभी कभी उनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। लेकिन यदि आपको वाइट डिस्चार्ज की वजह से इचिंग वगैरह की समस्या है उसके साथ साथ, तो आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और नॉर्मली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो तो कोई भी महिला को हो सकता है, चाहे बच्चादानी रिमूव हुआ है या बच्चादानी रिमूव नहीं हुआ है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने नज़दीकी जो गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे उनके पास जाकर एक चेकअप करवा लीजिए और बेसिकली क्या रीज़न है, अगर फंगल है तो वह हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। ओके अगला सवाल है कि मेरा 2 IVF फेल हुआ है, मेरे डॉक्टर ने मुझे एरा टेस्ट के लिए बोला है बट कुछ क्वेरीज है मुझे, प्लीज़ हेल्प मी। मैम आपने बताया ये पेनफुल नहीं है बट सब लोग कहते हैं बहुत पेनफुल है, तो मैं इसके लिए बहुत डरती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? एरा टेस्ट जो है, एरा टेस्ट इज़ लाइक IUI। अगर आपकी पहले ट्रीटमेंट हुई है सो एक तो IUI के जैसे होता है, दूसरा कि आपका अगर प्रीवियस IVF साइकिल हुआ है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है वही तरीके से एरा टेस्ट के लिए बायोप्सी ली जाती है। तो शायद मुझे लगता नहीं है कि जब भी हम IUI या तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ भी पीड़ा होती है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अगर सेम तरीके से ही एरा टेस्ट होता है जैसे मैंने अभी बताया, सो आई डोंट थिंक कि कोई पेशेंट को पर से एरा टेस्ट में ऐसा पेन होता होगा। ओके अगला सवाल है कि मैं 12 साल की हूँ, अभी तक पीरियड नहीं आया है, मैं जल्दी से पीरियड में हो जाए इसके लिए कोई मेडिसिन आप मुझे बताइए। 12 साल की उम्र है और मेरे हिसाब से आपको कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड जो है वो 8 साल से लेकर 14 साल 15 साल अप टू 16 ईयर्स आप रुक सकते हो पीरियड्स आने के लिए। और ऐसी कोई घाई करने की भी आवश्यकता नहीं है कि अभी 12 साल की उम्र में आपको इतना जल्दी पीरियड लाना है, वह भी मेडिसिन लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। नेचुरली जो आपका जेनेटिकली जो इनबिल्ट रहेगा कि यह उम्र में आपका पीरियड शुरू होने वाला है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। सो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड आज हमने आपके जो सवाल आए थे कमेंट बॉक्स में उसका हमने आंसर दिया है। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मैडम के जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो देख सकते हैं, उसमें कोई आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसके ऊपर आपको वीडियो में आंसर देंगे। तो देखते रहिए हर बुधवार को रात 8 बजे सवाल तुम्हारा। थैंक यू।